नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। मेरा पन्ना, मैं हूं अनिल नागर आपके सामने। आज का जो विषय है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का विषय है। जैसा कि काफ़ी अटकलें थी और काफ़ी सस्पेंस थ्रिल था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और मैं ये मानता था शुरू से कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इसको एक अच्छा सस्पेंस थ्रिलर बनाया। अब उनके मन में जो भी मंशा रही हो, जो भी विवशता रही हो, उन्होंने नाम की घोषणा अंत में की, जबकि अगले दिन ही उनका शपथ होना है। मगर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी में सोचना है, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का स्थान है मोदी जी के साथ और अमित शाह के साथ, जिस तरह उनका समन्वय है, मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे और वही शपथ लेंगे ऐसे एक मुख्यमंत्री के रूप में। अब जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस 2015 में, तब मुझे लगा था कि देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री के दूसरी पंक्ति में तैयार हो रहे हैं। उनके में इतना दमखम था, उनका जो कार्य करने की शैली, उनकी निष्ठा इतनी अच्छी थी और खासकर आरएसएस में उनका जो पहुंच थी और मोदी जी के साथ उनका जो समन्वय था, मुझे ऐसा लगा कि ये दूसरी पंक्ति के नेता एक प्रधानमंत्री के रेस के लिए दूसरी पंक्ति के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। उस समय वसुंधरा राजे भी थी, मगर वसुंधरा राजे की कार्यशैली इतनी अच्छी नहीं थी कि मोदी जी को लुभा सके और मोदी जी शुरू से वसुंधरा राजे के पक्ष में नहीं थी क्योंकि उसकी कार्यशैली बिल्कुल भिन्न थी। तो इसे वो रेस में से बाहर आ गई, क्योंकि मुझे था कि वो एक बहुत ही दमदार, प्रतिभाशाली और विश्वसनीय नेता थी जो इस दौड़ में आ सकती थी। मगर अपनी कार्यशैली उनकी एक राजाशाही जैसी थी, तो पार्टी में असंतोष भी था। हालांकि राजस्थान के जो विधायक थे वो वसुंधरा के पीछे थे, उसके साथ खड़े हुए थे, मगर शीर्ष नेता और खासकर मोदी और शाह के दौर में, खासकर मोदी जी के दौर में, जहां व्यक्तिगत संबंध से ऊपर उठकर कार्य और लोगों की समस्या का समाधान, अच्छा कार्य करना, ये प्राथमिकता है। इसे उस दौर में वसुंधरा राजे पीछे हट गई। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छा स्थान बनाया था और उसके बाद योगी जी आए। योगी जी 2017 में आए और जबकि 2015 में देवेंद्र फडणवीस स्थापित हो चुके थे। योगी जी ने आके सबको पीछे कर दिया और प्रधानमंत्री की दौड़ में मोदी जी के बाद योगी जी का नाम शीर्ष पर है। मगर देवेंद्र फडणवीस भी इसी पंक्ति में थे। अगर उद्धव ठाकरे ने उनके साथ धोखा न किया होता, अगर धोखा न किया होता तो अभी भी, हालांकि अभी वो तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, वो उसके पहले जो था वो 1-2 दिन का जो था समय, वो एक मुख्यमंत्री के रूप में उसको नहीं गिन सकते। सिर्फ संवैधानिक रूप से जी हाँ उन्होंने शपथ अवश्य ली, मगर काम नहीं कर सके थे, तो उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। इसे उसे मैं नहीं मानता कि वो तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। वो तीसरी बार की शपथ अवश्य ले रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री दूसरी बार के ही कहे जाएंगे। तो अगर उद्धव ठाकरे ने धोखा न किया होता तो आज देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार के मुख्यमंत्री होते और एक शीर्ष और जबरदस्त प्रधानमंत्री की दौड़ में योगी जी के पीछे उनका नाम होता। और देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने, जल संकट बहुत ही गहरा था। लातूर की घटना हो चुकी थी और जल संकट बहुत गहरा था, भूकंप आया हुआ था और सूखा भी बहुत था, जिसमें अजीत पवार के वो शब्द बहुत ही प्रचलित है जब उन्होंने कहा था कि पानी कहाँ से लाऊं, और कुछ और भी कहा था उन्होंने, जब मैं कहना नहीं चाहता, दोहराना नहीं चाहता।
उस समय को भी देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छी से संभाला और पानी के जल संकट को कम करने में काफ़ी उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। इससे मैं आशा करता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे और सफल मुख्यमंत्री के में फिर से उभरेंगे और एक बार फिर अगले बार फिर वो एक मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आएंगे और फिर देखते हैं कि उनकी दिल्ली के रेस में क्या स्थान मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।